से हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं लोकतंत्र के परिणाम, इसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो डियर फ्रेंड्स एग्ज़ाम टाइम क्या डियर फ्रेंड्स, आप लाइफ टाइम भी इन क्वेश्चन आंसर को भूलने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छे से सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। चलिए चलते हैं लोकतंत्र के परिणाम के अभ्यास क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र में गठन किस प्रकार होता है सरकार का, तो ये 3 पॉइंट में अपन बात करेंगे। कौन कौन से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है, वो कैसे। तो देखिए उत्तरदायी क्यों होती है लोकतंत्र में सरकारें, किसके प्रति होती हैं। और तो लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार इसलिए होती है क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, और ये सरकार जब जनता के द्वारा चुनी जाएंगी तो जनता के प्रति या फिर संसद के प्रति उत्तरदायी तो होंगी ना। कोई कार्य डियर फ्रेंड्स, यदि कोई हमारा काम करता है या हमारे जिसके द्वारा हमारा चुनाव होता है और हम सेलेक्ट हो जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स हम किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ज़्यादातर हमारी भावना उसी के प्रति जुड़ जाती हैं। हाँ, तो उत्तरदायी हम चुनाव हमारा उसी के द्वारा हुआ है, इसलिए वो सरकारें उत्तरदायी जनता के प्रति होती हैं, क्योंकि जनता उन्हें चुन करके भेजती है। अब जिम्मेदार क्यों होती हैं, तो डियर फ्रेंड्स जिम्मेदार इसलिए सरकारें होती हैं क्योंकि लोगों को चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित चुनाव का अधिकार है लोगों को, और निर्वाचित प्रतिनिधि ठीक से यदि काम नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उन्हें फ्री कर दिया जाता है, जनता उन्हें नहीं चुनेगी। अभी जिम्मेदार जनता के प्रति क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इन्हें जनता ने चुना है, और यदि ये जनता के प्रति जिम्मेदारी से काम नहीं करती हैं डियर फ्रेंड्स, तो जनता इन्हें हटा देगी या नेक्स्ट बार इन्हें नहीं चुनेगी। 5 साल में चुनाव होता है, लोग बोलते भी रहते हैं बेटा नंबर आएगा फिर से तेरा, एक नहीं देखेंगे तेरे को, है ना। और वैध सरकार का गठन क्यों होता है, तो डियर फ्रेंड देखिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है ना, लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, तथा चुने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन होता है। सरपंच हो और फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सभी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और होता है लोकतंत्र अपनी स्वयं की क्षमताओं का ही एक परिणाम है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे वैध सरकार इसलिए बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये नियम कानून के तहत एक तो चुनी जाती है, और दूसरा कारण इसे जनता ने ही चुना है, और यदि इसमें कोई गड़बड़ी आती है तो दोष जनता के ही आता है डियर फ्रेंड्स। इसलिए क्योंकि देखिए हमने ही अपना माइंड को सोचना चाहिए, सोच समझ के वोट देना चाहिए। हमने ही उसे अपनी सरकार चुना है, किसी और ने तो नहीं चुना ना। तो जिम्मेदारी किसकी आती है, आप पर आता है ना दोस्त। तो वैध सरकार हुई कि नहीं हुई, इसलिए बड़े सोच समझ के चुनना चाहिए सरकार को, क्योंकि प्रॉब्लम 5 साल हमें ही झेलना है उनको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है। तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं लोकतंत्र में बहुत सारी विविधताएं हैं, सामाजिक विविधताएं, वो किस प्रकार संभालता है, क्योंकि हमारे भारत में एक छोटा सा देश नहीं है लोकतांत्रिक देश, एक बहुत बड़ा देश है ना। और बहुत बड़ा देश होने के साथ साथ हम देखते हैं इस देश अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनमें टकराव तो होना स्वाभाविक है। अब उनको संभालना कैसे है ये हम पर डिपेंड करता है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए इसको आंसर को अपन पढ़ते हैं। विविधता के कारण टकराव की पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता लोकतंत्र में, क्योंकि इतनी ज़्यादा विविधता है, टकराव तो होगा। लोकतंत्र में ऐसे टकराव कम से कम हो, न्यूनतम हो रखना संभव हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में आम राय से आगे बात बढ़ती है। इस तरह से समाज के विभिन्न समूह आकांक्षाओं का सम्मान किया जाता है। दर्शाया जाता है कि लोकतंत्र किस तरह सामाजिक विविधताओं को संभालता और सामंजस्य बिठाता है। देखिए लोकतंत्र में सामाजिक विविधता तो बहुत है, इसलिए टकराव तो पूरी तरह संभव नहीं है कि हम ख़त्म कर दें, है ना। लेकिन इसको सामंजस्य बहुत अच्छे से बिठा दिया जाता है। वो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी वर्ग के लोग चुन कर के जाते हैं। जब हमारा कैंडिडेट वहाँ गया है तो हमें उन पर विश्वास होगा, और कोई भी नियम कानून आता है तो
उस पर अच्छे से बात की जाती है। पक्ष होता है, विपक्ष होता है। यदि पक्ष कोई निर्णय लाता है तो विपक्ष उसमें टांग जरूर अड़ाएगा और बोलेगा कि भाई एक ऐसा इसकी कमियां निकालेगा कि हाँ, इस पक्ष के लिए ये सही नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो इस तरह इनके टकराव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि चुनकर के लोग हमारे वहाँ पे कैंडिडेट ऊपर बैठा है, उस पर हमें विश्वास है, वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा, है ना। तो ये सब सामंजस्य बिठाता है लोकतंत्र। और कोई भी बात एक एक इंसान निर्णय नहीं ले रहा है लोकतंत्र में, सभी लोगों के कैंडिडेट वहाँ पे बैठे हैं जो कि हमारे पक्ष में, सभी जनता की राय से निर्णय लिया जाता है। कोई को किसी में प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट बना है ना। तो इसमें भूकंप फूटने वाली बात नहीं है, बम नहीं फूटता और आसानी से सारे जनता की राय से निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर विविधता होते हुए भी इसमें सामंजस्य बिठाया जाता है। और ये आंसर आप अपने मन से भी लिख देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अपने मन से भी लिखने की कोशिश कीजिए और सब सही होगा। देखिए क्वेश्चन 3 है, निम्न कथनों पे पक्ष विपक्ष में तर्क दें। तो हमें पक्ष या विपक्ष में हमें तर्क देना है। कथन क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए क्या है यहाँ पे, औद्योगिक देश ही, यहाँ पे लिखा है कि औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं। गरीब देश को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। क्या ये कथन सही लग रहा है? हम तो इसके विपक्ष में ही तर्क देने वाले हैं भाई, क्योंकि हमें ये सही नहीं लग रहा है। क्यों डियर फ्रेंड्स? देखिए इसका आंसर देखते हैं। विपक्ष में तर्क देते हैं कि गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन व्यवस्था में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, तानाशाही व्यवस्था में ना तो स्वतंत्रता होती है और ना ही समानता होती है और ना ही राजनीतिक आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं। अब ऐसे में डियर फ्रेंड्स कैसे विकास होगा? यहाँ पे लिखा है जो क्वेश्चन में कि गरीब देश आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं। और ऐसा क्योंकि तानाशाही व्यवस्था में ऐसा होता है कि गरीब गरीब होता जाता है और बड़ा बड़ा होता जाता है। क्योंकि यहाँ पे ना ही आर्थिक उन्हें स्वतंत्रता होती है लोगों को पूरी, ना समानता होती है, ना आर्थिक और राजनीतिक अधिकार भी उन्हें नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। ये रहा हमारा विपक्ष में तर्क, क्योंकि ना ही तानाशाही व्यवस्था में गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा था। यहाँ लिखा था कि आर्थिक विकास के लिए तानाशाही व्यवस्था चाहिए, जो कि नहीं। विपक्ष में हमने तर्क दिया क्योंकि उनमें ना आर्थिक समानता होती है, ना राजनीतिक सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए वो देश तानाशाही व्यवस्था में वो गरीब देशों का विकास नहीं हो सकता। तो देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। सेकंड कथन क्या कह रहा है, फिर इसके विपक्ष में तर्क बताएंगे। लोकतंत्र अपने नागरिक के बीच असमानता कम नहीं कर सकते। क्या डियर फ्रेंड्स ये सही है कि लोकतांत्रिक देश अपने देश के भीतर जो आर्थिक असमानता, मतलब गरीबी अमीरी को कम नहीं किया जा सकता क्या? तो डियर फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, इसमें तो कम करने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल आते हैं। तो देखिए लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच असमानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक देश असमानता, गरीबी अमीरी की असमानता को दूर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ये तीनों अधिकार उनको प्राप्त होते हैं, है ना। और जब ये तीनों अधिकार प्राप्त होंगे तो राजनीतिक प्राप्त है डियर फ्रेंड्स, तो वो कानून बना सकता है। और सामाजिक समानता प्राप्त है डियर फ्रेंड्स, तो अपना विकास कर सकता है, उसके साथ मतभेद नहीं होगा। आर्थिक अधिकार दिए हैं, तो जैसे अमीर को टैक्स लगा दिया जाता है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और गरीब को छूट दे दी जाती है, कितने पास ये कम पैसे हैं, ऐसे बहुत सारे आरक्षण दिए जाते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिए जैसा भी हमने उदाहरण लिया है एग्जाम्पल, भारत में बहुत ही कानून माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई है। क्लियर? ये आंसर क्लियर हुआ कि लोकतांत्रिक देश आर्थिक असमानता को कम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें विपक्ष में हमने तर्क दिया कि कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लोगों को यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके तहत वो बहुत सारे जैसे हमारे भारत में बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए हैं जो कि आर्थिक, सामाजिक समानता को कम करने की कोशिश की जाती है। देखिए डियर फ्रेंड,
कथन देखते हैं अपन। गरीब देश को सरकार को अपने से ज़्यादा संसाधन गरीबों को कम करने के लिए आहार, कपड़ा तथा संसाधन शिक्षा में लगाने की जगह उद्योग और आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए। तो क्या ये सही है? हमें नहीं लगता। सबसे बड़ी नींव होती है लोग स्वस्थ रहें तो ही काम करेंगे ना। उनको आहार अच्छा दिया जाए, कपड़ा, अच्छी शिक्षा दी जाए तो नई जागृति आएगी, नया औद्योगिक विकास डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन पर खर्च आहार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च ना करके उद्योगों पे खर्च करना चाहिए। तो क्या ये सही है? देखिए, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि गरीब देशों को अपने संसाधन, उद्योगों, बुनियादी ढांचे पर खर्च तो करने चाहिए, लेकिन गरीब देशों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि पहले वह अपने देश के लोगों की आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी चीज़ों पर पूरी तरह से पूरी करना चाहिए उसको आगे, और फिर बाद में आवश्यकता पूरी करना चाहिए। फिर उद्योग धंधों और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर उन्हें पैसे खर्च करने चाहिए। क्योंकि लोग गरीब हैं तो वो मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा संभाल नहीं पाएंगे, इसका सही उद्योग उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था कि उन्हें उद्योग धंधों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि डियर फ्रेंड्स कपड़ा, आहार और शिक्षा पर देना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये कथन पूर्णतः गलत था। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यदि हम आहार अच्छे से नहीं देंगे लोगों को, खाना पीना, उनका स्वास्थ्य अच्छे से नहीं करवाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे? एक तो काम भी नहीं करेंगे, और शिक्षा नहीं देंगे तो उसका माइंड नहीं चलेगा, और माइंड नहीं चलेगा तो वो कैसे संभाल पाएंगे औद्योगिक व्यवस्थाओं को। तो गरीब देशों को पहले नंबर किस पर ध्यान देना चाहिए? तो आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, बुनियादी चीज़ों पर मेन ध्यान देना चाहिए। क्लियर? आप अपने अनुसार अपनी भाषा में आंसर लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में मिलती है। क्या ये आर्थिक समानता मतलब गरीबी और अमीरी, इन दोनों में समानता है? इक्वालिटी दोनों तरह के देशों में मिलती है, अमीर देश हो या गरीब देश हो, ऐसा है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आर्थिक समानता हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, चाहे वो अमीर देश हो लोकतांत्रिक या गरीब देश हो। तो देखिए, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता और अमीरी और गरीबी दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी देश की पूरी तरह से नहीं है, आर्थिक रूप से वो समान नहीं है, चाहे वो दोनों प्रकार के देश में देश की कुल आय कुछ ही लोगों के हाथों में है। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। फर्क बस इतना है कि गरीब देशों में गरीबी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और अमीर देशों में अमीरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ये आसान फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक समानता होती है गरीब देशों में या अमीर देशों में, लोकतांत्रिक देश है तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि गरीब देश हो या अमीर देश हो, आर्थिक असमानता वहाँ मिलती है, मतलब गरीब भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। और फर्क इतना है कि जो गरीब देश हैं वहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, जबकि अमीर देशों में इनकी गरीबों की संख्या कम होती है। लेकिन आर्थिक असमानता होती है, यहाँ बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, पैसे के मामले में, है ना, ये होता है। लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व या टकराव नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, हमारे लोकतंत्र में देखते हैं कि एक ही वोट देने का अधिकार है। तो क्या हमारे यहाँ विचारों के मध्य टकराव नहीं होता है? राजनीति में कोई टकराव या फिर प्रभुत्व किसी का नहीं होता है? तो डियर फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल रॉन्ग है। हमारे यहाँ भी टकराव होता है, हमारे यहाँ भी प्रभुत्व होता है। वो कैसे? देखिए, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट देने का अधिकार तो प्राप्त है, परंतु इसका मतलब यह कतई नहीं है कि किसी तरह का प्रभुत्व या टकराव नहीं होता है। सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं वो राजनीति में अपना प्रभुत्व जरूर रखते हैं तथा समाज में विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। क्या होता है? मानते हैं कि राज्य में राजनीतिक रूप से समानता प्राप्त है और सभी को एक वोट देने का अधिकार है, बट डियर फ्रेंड, जो आर्थिक रूप से समर्थ व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? राजनीति में अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है।
ठीक है ना। ये कथन कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि लोकतंत्र में टकराव नहीं होते हैं। तो लोकतंत्र में टकराव होते हैं, सभी को एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो आर्थिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो अपना राजनीति में दबदबा टाइप का बना लेते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होता है। आप अपनी भाषा में आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए ब्यूरो में लोकतंत्र की चुनौती की पहचान करना है हमको कि लोकतंत्र में क्या चुनौती है। कुछ कथन दिए होंगे, ब्यूरो दिए होंगे, उसमें देखना है। और ये स्थितियां किस तरह से नागरिकों के गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन के लिए एक चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने वाली नीतिगत संस्थागत उपाय सुझाना है हमें यहाँ कुछ नहीं बताना है। लोकतंत्र की में कौन सी चुनौती है हमें ये पहचानना है। कुछ कथन दिए हुए हैं और उस कथन के अनुसार उस चुनौती को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है उस समस्या को, इसको संस्था का उपाय भी बताना है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजे रखने वाले एक मंदिर में उड़ीसा में दलित और गैर दलित एक मंदिर में अलग अलग दरवाजे से जाते थे। अब क्या हुआ, अब उस दरवाजे के लिए अलग 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 दरवाजे से जाते थे। अब एक ही दरवाजा को प्रवेश करने की अनुमति देनी पड़ी। कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि अब एक ही दरवाजे से दोनों को जाना होगा। तो ये चुनौती है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा, कुछ लोग नहीं करेंगे, है ना। तो ये चुनौती हुई। तो अब इसका उपाय क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए यह उदाहरण क्या बताता है कि लोगों को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा की चुनौती के साथ साथ भेदभाव, जातिगत को हटाने की चुनौती को दर्शाता है कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है ना। चुनौती यही है, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा की चुनौती को, और भेदभाव की चुनौती है। और लोग कहते हैं नहीं हमारा आत्मसम्मान है, हमें अलग अलग जाना है, हमें स्वतंत्रता है। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम एक ही दरवाजे से जाएंगे, क्यों हमारी स्वतंत्रता नहीं है क्या, हमारा सम्मान नहीं है ना। तो ये चुनौती खड़ी हो गई है। इसका उपाय क्या है, चलिए देखते हैं। संस्थागत उपाय यदि हम देखें तो न्यायपालिका में समानता का अधिकार दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है इस पर समानता का, कि सभी लोग समान हैं और एक ही दरवाजे से जाएंगे। इसमें जो गैर दलित लोग हैं उनको ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, है ना। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या चुनौती है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी चुनौती है कि किसानों के पास क्यों कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है किसानों का आर्थिक असमानता के कारण आत्महत्या वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो काम तो डियर फ्रेंड्स एक बिजनेसमैन से ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्किंग होता है किसानी काम, लेकिन डियर फ्रेंड्स उनको उसके अनुसार ना तो मूल्य मिल पाता है और कभी सूखा कभी बारिश एक चौपट कर देते हैं, है ना। तो उनकी आत्महत्या कर रहे हैं इसके कारण। तो डियर फ्रेंड्स यही चुनौती है कि उनकी आर्थिक असमानता नहीं मिल पा रही है। अब इसको उपाय क्या है डियर फ्रेंड्स कि इस चुनौती को अपन सुलझा सकें। तो सरकार द्वारा कर्जा माफ़ी की जा सकती है, जो उन्होंने कर्जा लिया है खेतीबाड़ी के लिए तो उनको माफ़ किया जा सकता है। और सरकार कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान भी कर सकती है। एक निश्चित मूल्य कृषि के लिए सरकार निश्चित कर सकती है, इससे भी उनकी हेल्प हो सकती है। इस चुनौती को सुलझाया जा सकता है, उनकी मौत को रोका जा सकता है। यदि ये समर्थन मूल्य नहीं आता है डियर फ्रेंड्स एक निश्चित, तो क्या होता है, ये बीच वाले दुकान वाले कभी ज़्यादा मूल्य में कम, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा करते रहते हैं और माटी मूल्य ही लेना रहता है इनका। तो देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के गढ़वाल एवं मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप में देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। तो डियर फ्रेंड्स इसमें हमें चुनौती बताना है और उसके उपाय बताना है। तो इसमें क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के गढ़वाल में मुठभेड़ बता करके कश्मीरी पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या कर दी गई है उनके हिसाब से। तो इसमें चुनौती ये है डियर फ्रेंड्स, यह उदाहरण स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और समानता के अधिकार की इसमें क्या है चुनौती दी गई है कि डियर फ्रेंड्स वो लोग स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की उनकी हत्या कर दी गई, क्या बता करके कि मुठभेड़ हैं वो लोग, है ना। तो ये आत्मसम्मान की चुनौती है उनकी, स्वतंत्रता की और समानता वो लोग यहाँ पे नहीं मानी गई है ना। तो ये चुनौती है। इसका उपाय क्या है कि पुलिस और न्यायपालिका को सही कदम उठाने की ज़रूरत है इस समय,
है ना। इसके द्वारा वो लोग अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, की जा सकती है ना, न्यायपालिका के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर तरह के फैसले सुनाए जाते हैं। जिसके तरह आत्मसम्मान या ना कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट है ना, जो कि यदि गलत कानून भी आ जाता है तो कोर्ट उसमें आगे कोर्ट के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार डियर फ्रेंड्स सही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सफलतापूर्वक? बताइए डियर फ्रेंड्स। इनमें से कथन दिए हुए हैं, विचार दिए हुए हैं 4, उनमें से छांटना अपन को जो कि सही नहीं है। तो देखिए, लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया गया है, क्या ये सही नहीं है? या लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त कर दी गई है? या फिर हंसिए के समूह में कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं? या फिर डियर फ्रेंड्स, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है? तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? मतलब कि जो कि नहीं किया गया हमें वो बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, टकराव तो अभी भी होते ही हैं विचारों के मध्य। अपन घर में 4 सदस्य हैं, उसमें भी टकराव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही रॉन्ग होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उनमें से चुनना है हमें। इनमें से हमें बताना है कि जो लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वाली बात क्या है कि क्या लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। स्वतंत्र, जिसको जो चाहे वो वोट दे सकता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है। दूसरा, क्या डियर फ्रेंड्स यहाँ व्यक्ति की गरिमा रखी जाती है? बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता के द्वारा लोगों को चुना जाता है, और जब जनता के द्वारा चुना जाएगा तो लोग आते हैं, जो उसको वोट चाहिए है, जो जीतना चाहता है वो अपनी अपनी बातें बताते हैं, और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो व्यक्ति की गरिमा बरकरार रहती है, आप हमें वोट दीजिए, है ना। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं एक प्रकार से। तीसरा, बहुसंख्यकों का शासन। क्या लोकतंत्र बहुसंख्यकों का शासन है? जहाँ जो संख्या में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो हिंदुओं बस के लिए डियर फ्रेंड्स उनका शासन चलता है, या फिर मुस्लिमों का? तो डियर फ्रेंड्स, ये हमें रॉन्ग लग रहा है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, ये अल्पसंख्यक के लिए भी सही है और बहुसंख्यक के लिए भी। ध्यान में रख करके कोई भी नियम कानून बनाया जाता है, ये किसी एक का शासक नहीं है। कानूनों के समक्ष समानता। बिल्कुल, कानून तो जो कानून आते हैं वो सभी के लिए आते हैं, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। तो यहाँ लिखा है, इनमें से हमें नहीं लिखना था। स्वतंत्रता के मूल्यांकन से इनमें से कौन सा अनुरूप नहीं है लोकतंत्र के अनुसार? तो डियर फ्रेंड, बहुसंख्यकों का शासन ये बिल्कुल अनुरूप नहीं है लोकतंत्र में। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में दिए गए अध्ययन को बताते हैं करके। क्या अध्ययन आया, क्या रिकॉर्ड आया है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास साथ साथ चलते हैं क्या? यहाँ लोकतंत्र चलता है तो, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं? तो राइट होगा ये तो, लगभग असमानताएं तो बनी ही रहती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है। या फिर तानाशाही में असमानताएं नहीं बनती? तो यहाँ पे हमें डियर फ्रेंड्स लोकतांत्रिक व्यवस्था का बताना था, ठीक है ना। तानाशाही की तो बात ही नहीं हो रही है। तानाशाही में लोकतंत्र बेहतर साबित हुए हैं क्या? तो ये तो नहीं है, बट इसमें से हम देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती हैं, ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तानाशाही में असमानता बनी रहती है तो ये भी तो नहीं बनी रहती हैं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है, ये तो भी साबित नहीं हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है, तो ये तो हमने देखा है कि हाँ है, हमारे यहाँ भी आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता कहीं ना कहीं है, और विकास साथ साथ चलता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लंबा था तो हमने अलग से स्लाइड में लिख लिया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अनुच्छेद को पढ़ें। नन्नू एक मजदूर है। कौन है डियर फ्रेंड्स? नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए उसने अर्जी दे दी और अगले 3 महीने तक
उसने राशन कार्ड विभाग के दफ्तर में कई चक्कर लगाए। एक नन्नू था, मजदूर था और दिहाड़ी में झुग्गी गांव में रहता था। ठीक है ना। उसका क्या हुआ, राशन कार्ड गुम गया और उसने 2006 में डुप्लीकेट राशन बनवाने के लिए अर्जी दे दी और 3 महीने तक उसने दफ्तर के चक्कर काटे, है ना। लेकिन वहाँ तैनात किरानी अधिकार उसका काम करने के लिए अर्जी की स्थिति बताने में कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार नहीं थे कि क्या हुआ। उसकी सूचना भी उसको नहीं दी जा रही थी। ठीक है ना। उसकी बात सुनते ही नहीं थे वो लोग और कई बार उन्होंने 3 महीने तक उसने अर्जी लगा दी थी। लेकिन सूचना अधिकारी का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी को दैनिक प्रगति ब्यूरो में देने पर आवेदन दिया। आखिरकार उसने क्या किया कि सूचना अधिकार का उपयोग करके अपनी अर्जी को दैनिक प्रगति के ब्यूरो में आवेदन किया। इसके साथ ही फिर क्या हुआ, इसके साथ ही उसने इस अर्जी का काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम ना करने वाले सूरत में उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के 1 हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर और उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर के ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य आपूर्ति विभाग के अगले सबसे बड़े अधिकारी कर्म जोशी से उसका स्वागत हुआ और इस अधिकारी ने उन्हें चाय की पेशकश की और कहा कि अब उसका काम हो गया है, इसलिए सूचना अधिकार वाला अपना आवेदन वापस ले ले। नन्नू का उदाहरण यह बताता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ। उसने अपने माता पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्या के लिए सरकारी कर्मचारी के पास ऐसा अनुभव रहा है। तो उत्तर में अपन लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अपने माता पिता से पूछना है। यहाँ पे हमने क्या, उसका राशन कार्ड नन्नू का गुम गया और उसने दफ्तर में अर्जी भी लगा दी कि नया राशन कार्ड बनाया जाए। लेकिन उसने 3-4 महीने तक चक्कर काटे पर कोई फ़ायदा नहीं, कोई उसकी बात सूचना नहीं दे रहा था, बनाने की तो दूर उसकी कोई सुन भी नहीं रहा था। उसने फिर क्या किया कि नन्नू ने सूचना अधिकार का उपयोग करते हुए उसने अर्जी लगा दी और कुछ दफ्तर के अधिकारियों का नाम भी लिखवा दिया। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, उसका 1 सप्ताह के अंदर ही राशन कार्ड बन गया और कुछ अधिकारी वहाँ पे आए उसके घर और बोला कि आपके राशन कार्ड बन गया है, आप दफ्तर आकर ले जा सकते हैं। और फिर वहाँ पे चाय भी पिलाई उसको, बड़े सम्मान से बिठाया उसको और बोला कि आप अपनी अर्जी वापस ले लीजिए। तो इससे आपके यहाँ पे भी गाइस अपने माता पिता से पूछिए कि ऐसी प्रॉब्लम हुई क्या। तो नन्नू का उदाहरण बताता है कि सूचना का अधिकार लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति सरकार के कामकाज का हिसाब मांग सकता है यदि उसने सूचना का अधिकार का उपयोग कर लिया, अर्जी लगा दी डियर फ्रेंड्स। तो यह बताता है कि वो अपन कोई भी सूचना मांग सकते हैं उन लोगों से कि आपका काम हुआ, हमारा काम हो क्यों नहीं रहा, कारण क्या है। इस जानकारी से सरकारी दफ्तरों में सुस्त रफ्तार से काम करने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और नन्नू के आवेदन से अधिकारियों की हरकत में आ गए। वो लोग अपने काम करने लगे क्योंकि अब उन्हें देरी का कारण बताने कर बाध्य होना पड़ा था कि यदि हम नहीं करते हैं तो हमको कारण बताना होगा कि हमने किया तो क्यों नहीं किया, हम कर क्या रहे थे। अब उन्हें अपनी देरी का कारण बताने के लिए बाध्य होना पड़ा। मेरे माता पिता का कहना है कि ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों में समय पर भी काम नहीं होता है। ज़्यादातर यही होता है, काम तो करते हैं पर स्लो चल रहा है काम, लेकिन पेमेंट तो निश्चित टाइम पे चाहिए ना। तो डियर फ्रेंड्स कभी कभी हर कोई नहीं करता है। देखिए मैं ये बात हर के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कहीं कहीं ऐसा होता ज़रूर है, ध्यान रखना। और यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी सूचना अधिकार का आवेदन डाल सकते हैं, बोल सकते हैं और सूचना उनसे मांगी जा सकती है कि कारण क्या है, काम क्यों रुका था। सो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमने अलग से लिखा हुआ है, वही आंसर है और कुछ नहीं है। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। कहीं कन्फ्यूजन, कहीं प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स पॉसिबल है, आप कमेंट कीजिए, हम आंसर देने के लिए तत्पर हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक